बायोएथेनॉल एज बायोफ्यूल, इस टॉपिक के बारे में देखते हैं। जो एथेनॉल है ये एक प्रकार का एल्कोहल होता है और इसको हम ईंधन के रूप में यूज कर सकते हैं, बायोफ्यूल के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हम गाड़ियों में पेट्रोल डीजल उपयोग करते हैं तो उसके जगह पे हम एथेनॉल को भी चाहें तो यूज कर सकते हैं। एथेनॉल भी ईंधन के रूप में उपयोग किया जा सकता है। तो ये एथेनॉल जो है, अगर हम इसको जीवित पदार्थों से बनाते हैं, जैसे पेड़ पौधों से जो हमको शुगर प्राप्त होता है उससे बनाते हैं, तो इसको हम बायो एथेनॉल कहते हैं। ठीक है, तो एथेनॉल वही है जो कि सिंपल एथेनॉल है, उसी टाइप का मिलता है। और उसको प्योर फॉर्म में यानी 100% एथेनॉल भी हम गाड़ियों में यूज कर सकते हैं पेट्रोल डीजल के स्थान पर, या उसको हम जो ट्रेडिशनल डीजल या पेट्रोल है उसके साथ मिक्स करके मिलाकर भी उपयोग कर सकते हैं। तो एथेनॉल जो है काफ़ी इको फ्रेंडली बायोफ्यूल है, मतलब ये पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचाता है या बहुत कम कार्बन डाइऑक्साइड गैस इससे निकलती है। ठीक है, यानी बहुत कम प्रदूषण फैलाता है, इसलिए इको फ्रेंडली इसको कहा जा सकता है। चूँकि हम इसको पेड़ पौधों से ही बनाते हैं, ठीक है, बायो एथेनॉल को, तो ये काफ़ी सस्टेनेबल भी है, मतलब जितना हमको यूज करना है उसके हिसाब से हम इसको डेवलप कर सकते हैं। तो इसके कई तरीके हैं, आगे हम देखते हैं। तो इसको बनाने का तो सिंपल तरीका है कि हमको शुगर चाहिए। शुगर कोई भी कॉम्प्लेक्स शुगर है उसको सबसे पहले हमको सिंपल शुगर यानी ग्लूकोज के रूप में तोड़ना होगा। ग्लूकोज यानी मोनोसैकेराइड, या ग्लूकोज या फ्रुक्टोज हो सकता है या दूसरे मोनोसैकेराइड्स। तो उसको हम जब फर्मेंटेशन करते हैं, किसके माध्यम से? माइक्रोब्स के माध्यम से। तो फर्मेंटेशन में एथेनॉल प्रोडक्ट निकलता है, साथ में CO2 गैस भी निकलती है। तो एथेनॉल कैसे प्राप्त होता है? माइक्रोब्स के द्वारा फर्मेंटेशन के माध्यम से। ठीक है, जो सूक्ष्म जीव होते हैं कुछ एनारोबिक बैक्टीरिया या ईस्ट, ठीक है, तो ईस्ट भी क्या करता है? फर्मेंटेशन करता है, किण्वन, आपने हिंदी में नाम सुना होगा, किण्वन करता है, जिसके माध्यम से एथेनॉल मिलता है। ठीक है, तो शुगर के फर्मेंटेशन से एथेनॉल बनता है। तो हमको जो पेड़ पौधों से जो मिलता है कार्बोहाइड्रेट, वो कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है, जैसे स्टार्च। स्टार्च एक जटिल कार्बोहाइड्रेट है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। तो स्टार्च को हमको क्या करना पड़ेगा? हाइड्रोलाइसिस करना पड़ेगा, तब हमको क्या प्राप्त होगा? ग्लूकोज प्राप्त होगा। ठीक है, ग्लूकोज बहुत सारे मॉलिक्यूल से ये बना हुआ है, पर सब एक के साथ बाद एक जुड़े हुए हैं। तो इसको हमको तोड़ना होता है, हाइड्रोलिसिस करते हैं, तो क्या हमको प्राप्त होता है? ग्लूकोज। अब इस ग्लूकोज का फर्मेंटेशन हम आगे कर सकते हैं। इसी तरीके सेल्यूलोज भी जो होता है, जो सेल्स के सेल मेम्ब्रेन सेल वॉल में पाया जाता है, जो कोशिका भित्ति होती है उसमें पाया जाता है। ठीक है, और जो लकड़ी पेड़ पौधों से हमको मिलती है वो पूरी तरीके से सेल्यूलोज की बनी होती है ना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उसमें सेलुलोज ही होता है। तो उसको भी हम डाइजेस्ट करके या हाइड्रोलिसिस करके ग्लूकोज बना सकते हैं। ठीक है, और उस ग्लूकोज को फर्मेंटेशन करके एथेनॉल बना सकते हैं। सुक्रोज भी डाइसेक्राइड है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज होता है, उसको भी हम हाइड्रोलाइज कर सकते हैं ना। तो ये कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं, जो कि ये सब शैवालों में भी पाए जाते हैं। जैसे हमारा जो पेपर है शैवाल के बारे में है, तो एल्गी से जो भी हम बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर सकते हैं। चूँकि एल्गी भी सेल है, उसमें भी सेल वॉल है, सेलुलोज भी है, अंदर में स्टार्च के रूप में फूड मटेरियल भी स्टोर होता है। ठीक है, तो ये सब जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इसको हम निकाल सकते हैं और उसको हम हाइड्रोलिसिस करके शुगर बनाएंगे, सिंपल शुगर ग्लूकोज के रूप में, और बाद में उसको हम फर्मेंटेशन के माध्यम से एथेनॉल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो शैवालों से भी अब बनाने का प्रयास चल रहा है कि शैवाल से कैसे एथेनॉल बनाया जाए। तो ये सबसे नया ट्रेंड से है। जो सबसे पुराना ट्रेंड रहा है वो भोज खाने वाले जो पदार्थ होते हैं, जैसे मक्का, पोटैटो यानी आलू, शुगर केन गन्ना, है ना, धान, गेहूँ, इन सब से जो शुगर प्राप्त होती थी उससे हम एथेनॉल बनाते थे।
एथेनॉल बनाने का जो प्रोसेस है वो तो वेल इस्टेब्लिश्ड है, बहुत लंबे समय से हम एथेनॉल बना रहे हैं। ठीक है, हमारे देश में भी बनाया जाता है। ठीक है, हमारे स्टेट में भी बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में एथेनॉल बनाया जाता है ना। वहाँ पर जो शुगर केन यानी गन्ने से जो चीनी बनाई जाती है, शक्कर बनाया जाता है, उसमें एक बाई प्रोडक्ट होता है मोलेसेस। ठीक है, वो गाढ़ा सा पदार्थ निकलता है, तो चूँकि उसमें भी शुगर होता है तो उससे एथेनॉल बनाने के लिए भी एक छोटा सा प्लांट बनाया गया है। ठीक है, तो एथेनॉल चूँकि बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो ठीक है, तो कवर्धा जिले में एथेनॉल बनाया जाता है। छत्तीसगढ़ में धान से भी एथेनॉल बनाने का प्रस्ताव है, क्योंकि धान में खाने के लिए भी उपयोग होता है, इसलिए काफ़ी लिमिटेड मात्रा में ही इसको बनाने का प्रस्ताव है। जैसे कुछ ज़्यादा मात्रा में अगर धान का उपज है, बच गया है पिछले साल का, या कुछ खराब हो गया है जो धान, तो उसको फिर एथेनॉल बनाने में उपयोग किया जा सकता है ना। तो ऐसा प्रयास चल रहा है छत्तीसगढ़ में। ठीक, तो ये जो सोर्स हैं शुगर के, ये क्या हैं, फूड मटेरियल हैं। तो फूड मटेरियल चूँकि खाने में भी उपयोग होता है, अगर हम सब का सब एथेनॉल बनाने में यूज करने लगे तो पता चला कि खाने की कमी हो गई, तो ये भी दिक्कत हो सकती है ना। सबसे जो पहला जनरेशन एथेनॉल डेवलपमेंट का है, वो फूड मटेरियल से ही एथेनॉल बनाया जाता था। ठीक है, यह बनाया जाता है आज भी। उसके बाद सेकंड जनरेशन में लकड़ी से बनाने का प्रयास चला, क्योंकि लकड़ी जो वुड होता है उसमें सेलुलोज काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होता है। ठीक है, जो लकड़ी होती है वो पूरी तरीके से सेलुलोज की बनी होती है, और सेलुलोज किससे बना है, ग्लूकोज से बना है। ग्लूकोज के बहुत सारे मॉलिक्यूल के जुड़ने से, यानी पॉलीमर है ग्लूकोज का। तो सेलुलोज को हम हाइड्रोलिसिस करेंगे, डाइजेस्ट करेंगे, तो हमको ग्लूकोज मिलेगा। उस ग्लूकोज से हम एथेनॉल बाद में बना सकते हैं। ठीक है, तो सेलुलोज से जो बनाने का जो चलन आया बीच में, यह प्रयास अभी भी जारी है, अभी भी बनाया जाता है। तो ये सेकंड जनरेशन एथेनॉल कहते हैं इसको। शैवालों से जो बनाने का प्रयास चल रहा है, ये थर्ड जनरेशन की बात है। सबसे एडवांस और जो नया नया ट्रेंड चल रहा है कि शैवालों से बनाया जाए, क्योंकि शैवाल भोजन के रूप में बहुत कम उपयोग में आते हैं, है ना। ज़्यादातर शैवाल नहीं उपयोग होते हैं और इनको तेज़ी से ग्रोथ किया जा सकता है। ठीक है, एक किसी भी छोटे से जगह पर एक फोटो बायो रिएक्टर सेट करके भी हम एल्गल बायोमास डेवलप कर सकते हैं। एक तालाब में भी हम शैवाल को आसानी से उगा सकते हैं। ठीक है, ओपन सिस्टम में, समुद्र में भी बहुत सारी शैवाल को कल्टीवेट किया जा सकता है, या नेचुरली भी उगते हुए पाए जाते हैं ना। तो शैवालों से भी ग्लूकोज को निकाल कर उसको एथेनॉल में प्रोडक्शन किया जा सकता है ना, एथेनॉल का प्रोडक्शन किया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ईस्ट या एनारोबिक बैक्टीरिया इन्वॉल्व होते हैं जो कि फर्मेंटेशन करते हैं। ईस्ट आप जानते हैं, ये सैक्रोमाइसिस स्पीसीज के रूप में जाना जाता है। ये एक प्रकार का फंगस है ना, कवक है। तो ईस्ट भी फर्मेंटेशन करता है। इसके अलावा एनारोबिक बैक्टीरिया बहुत सारे होते हैं जो कि फर्मेंटेशन में फर्मेंटेशन की क्षमता रखते हैं ना। तो ग्लूकोज देखिए, ये यहाँ पर एक इक्वेशन लिखा है, ग्लूकोज, ठीक है, पानी के साथ, पानी की उपस्थिति में रिएक्शन करेगा, फर्मेंटेशन होगा, तो क्या बनेगा, एथेनॉल बनता है, और CO2 बाई प्रोडक्ट के रूप में बनता है। तो एथेनॉल का ये प्रोसेस हो गया ना। तो जो हमको जो शुगर प्राप्त होती है, ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स शुगर के रूप में हमको मिलता है। कॉम्प्लेक्स यानी जटिल शुगर है, जिसमें बहुत सारे ग्लूकोज मॉलिक्यूल हैं, जैसे सेलुलोज, स्टार्च, सुक्रोज। तो उसको पहले हम हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमको सिंपल शुगर मिल जाएगी, यानी मोनोसैकेराइड के रूप में। ठीक है, मोनोसैकेराइड क्या होते हैं, ग्लूकोज फ्रुक्टोज होते हैं ना। तो ग्लूकोज के रूप में जब हम ये मिल गया, तब हम उसका क्या करा सकते हैं, फर्मेंटेशन करा सकते हैं सूक्ष्म जीवों के माध्यम से, माइक्रोब्स के माध्यम से। तो हमको क्या मिलेगा, एथेनॉल। ठीक है, तो 2 स्टेप होते हैं। पहला तो जो कॉम्प्लेक्स शुगर है उसको हाइड्रोलिसिस करेंगे। हाइड्रोलिसिस यहाँ पर 2 तरीके से हो सकता है, केमिकली ये एसिड के माध्यम से होता है, जो HCl या सल्फ्यूरिक एसिड होते हैं, उनसे ट्रीट करके भी इसको हम सिंपल शुगर में बदल सकते हैं केमिकली, या एंजाइमेटिकली भी हम कर सकते हैं, यानी एंजाइम्स के माध्यम से
जैसे सेल्यूलोज को हमको तोड़ना है तो कौन सा एंजाइम यूज होगा? सेल्यूलेज नाम का एंजाइम जो होता है वो सेल्यूलोज को तोड़कर ग्लूकोज में बदल देता है ना, जो यूनिट हैं उसके ग्लूकोज छोटे छोटे यूनिट उसमें तोड़ देता है। स्टार्च के लिए भी एंजाइम्स होते हैं, सुक्रोज के लिए भी एंजाइम होते हैं। ठीक, तो ये 2 स्टेप में एथेनॉल डेवलप किया जा सकता है और इसका जो प्रोसेस है ये वेल एस्टेब्लिश्ड है। बस हमको जो कार्बोहाइड्रेट या शुगर है उसके सोर्स की तलाश करनी है कि हम कहाँ से कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में प्राप्त करें। बाकी एथेनॉल बनाने का जो प्रोसेस है वो वेल डेवलप्ड है ना। तो एल्गी से भी देखिए कार्बोहाइड्रेट प्राप्त कर एथेनॉल बनाने का प्रयास चल रहा है ना। और ये काफ़ी अच्छा ईंधन होता है जिसको 100% शुद्ध रूप में वाहनों में उपयोग किया जा सकता है या पेट्रोल के साथ मिलाकर, जो नॉर्मल पेट्रोल है उसके साथ मिलाकर वाहनों में उपयोग कर सकते हैं। ठीक, तो ये जो 2 स्टेप होते हैं तो या तो दोनों एक के बाद एक होंगे, सेपरेट हाइड्रोलिसिस एंड फर्मेंटेशन। पहले हाइड्रोलिसिस किए फिर उसके बाद हम फर्मेंटेशन करेंगे, तो दोनों अलग अलग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। या फिर एक साथ भी कर सकते हैं कि हाइड्रोलिसिस भी हो रहा है यानी साइमल्टेनियसली सैक्रिफिकेशन भी हो रहा है, मतलब हाइड्रोलिसिस के माध्यम से ग्लूकोज का बनना ना, सिंपल शुगर का बनना सैक्रिफिकेशन कहलाता है। ठीक है, जो कॉम्प्लेक्स शुगर होते हैं वो पानी में नहीं घुलते हैं ना, जो ये सेलुलोज स्टार्च है ये क्या है, पानी में नहीं घुलते हैं, ये कॉम्प्लेक्स होते हैं। और जो ग्लूकोज होता है ये पानी में घुलनशील होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है, वाटर सॉल्यूबल होता है। ठीक है, तो इसीलिए वो माइक्रोब्स के द्वारा यूज किया जा सकता है। तो यहाँ पे दोनों स्टेप एक साथ चलते हैं, सैक्रिफिकेशन यानी हाइड्रोलिसिस की प्रक्रिया और फर्मेंटेशन साथ में चलते रहता है। थोड़ा थोड़ा वो टूटते गया, हाइड्रोलिसिस हो रहा है साथ में फर्मेंटेशन भी हो रहा है। तो ये SSF तरीका है, दोनों तरीके से यूज किया जाता है। ठीक है, यह एथेनॉल के फर्स्ट जनरेशन जो डेवलप किया गया है वो फूड मटेरियल से डेवलप किया गया है ना, यानी पोटैटो, शुगर केन, इनसे एथेनॉल बनाया जाता है। सेकंड जनरेशन में सेलुलोज से बनाने का तरीका डेवलप किया गया। ठीक है, सेलुलोज से मतलब लकड़ी से इसको हम ग्लूकोज में तोड़कर। थर्ड जनरेशन में क्या चल रहा है, अब दूसरे तरीके यानी एल्गल बायोमास, यानी शैवालों को ग्रोथ करें और उनसे बहुत सारा हम शैवाल का जो बायोमास है उसको प्राप्त करें और उसको एथेनॉल में डेवलप करें। ठीक है, एथेनॉल का प्रोडक्शन करें उससे। तो ये प्रयास चल रहा है थर्ड जनरेशन में और शैवालों से काफ़ी ज़्यादा उम्मीद है कि एथेनॉल भविष्य में बनेगा। और एथेनॉल तो भविष्य का ईंधन है ही, आज भी यूज किया जाता है। ठीक है, और भविष्य में इसका उपयोग और ज़्यादा बढ़ते जाएगा। छत्तीसगढ़ में भी इसको बनाने का प्रयास चल रहा है ना। तो शैवालों से एथेनॉल बनाना, इसको एल्गल बायो एथेनॉल भी कह सकते हैं कि शैवाल से हम शुगर निकालें और उसको हम एथेनॉल के रूप में डेवलप किए। ठीक है, तो बायो एथेनॉल काफ़ी अच्छा ईंधन साबित होगा, अभी भी हो रहा है और भविष्य में भी। और कम से कम इसको पर्यावरण को नुकसान होगा एथेनॉल के प्रोडक्शन से, और चूँकि हम इसको तुरंत बना सकते हैं, है ना। और जो अभी हमको पेट्रोल और डीजल मिलते हैं वो तो लाखों सालों में बने हैं ना, वो 50-60 साल में क्या होगा, ख़त्म हो जाएंगे। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ दशक में पेट्रोल डीजल ख़त्म हो जाएगा। तब क्या होगा, तब फिर ये एथेनॉल या बायोडीजल हमने पढ़ा है ना, तो बायोडीजल वगैरह उपयोग में लाया जाएगा। ठीक है, तो भविष्य में इसकी और ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी होंगी। एल्गी का कल्चर भी बहुत ज़्यादा किया जाएगा, कल्टीवेशन किया जाएगा। ठीक है, तो इन सब कामों में उसका उपयोग होगा। तो इसमें इतना ही देखते हैं हम।